सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। परिवहन और संचार के अंतर्गत जल परिवहन में अपन ने जो स्थलीय जल परिवहन है वो पढ़ लिया था। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो स्थलीय जल परिवहन और एक हो जाएगा आपके समुद्री जल परिवहन। समुद्री जल परिवहन तो स्थलीय जल परिवहन के अंतर्गत जो 5 वाटरवेज हैं वो अपन ने देख लिए थे। स्थलीय जल परिवहन में भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत बड़ी समस्या ये है कि वर्ष भर स्थलीय जल परिवहन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, और उसका मूल कारण ये है कि नदियों को जल परिवहन के रूप में जो काम में लिया जाता है, उन नदियों में वर्षा काल में तो जल की मात्रा पर्याप्त रहती है, लेकिन वर्षा काल के बाद में जल की अल्पता हो जाती है, यानी जल काफ़ी मात्रा में उन नदियों में कम हो जाता है, जिसके कारण से परिवहन है वो बाधित होने लगता है। तो इस प्रकार से नदियों में जो जल परिवहन हो रहा है वह वर्ष भर सुचारू रूप से नहीं चलता है। दूसरा अपन बात करें समुद्री जल परिवहन की, तो समुद्री जल परिवहन के अंतर्गत विभिन्न जो बंदरगाह हैं या जो समुद्री पतन हैं उनके माध्यम से समुद्री जल परिवहन है वो किया जाता है। तो इसमें अपन कौन कौन से समुद्री पतन हैं जिनके माध्यम से भारत में समुद्री जल परिवहन है वो किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री जल परिवहन की अहम भूमिका है वो होती है। अगर मान लो अपन देखें कि टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है भारत का, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 95% जो हिस्सा है वो समुद्री जल परिवहन का है। यानी जो भी माल सामान जो है वो दूसरे देशों को भेजा जाता है या दूसरे देशों से लाया जाता है, तो टोटल जो सामान है उसका 95% हिस्से का जो निपटान है, उसका संचालन है वो समुद्री जल परिवहन या अपने जो बंदरगाह हैं उनके माध्यम से किया जाता है। मात्र 5% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किया जाता है वायुमार्गों के द्वारा। तो इसमें अपन देखते हैं समुद्री पतन की भारत में ऐसे कौन कौन से समुद्री पतन हैं जिनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं, और इसके अलावा जो लगभग 187 मध्यम आकार के और छोटे बंदरगाह हैं जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात निर्यात है वो किया जाता है। तो इन बंदरगाहों या जो समुद्री पतन है, यहाँ पे जहाज़ जो हैं वो उनमें माल चढ़ाना, उनमें उतारना है, या फिर जहाज़ों के मरम्मत का कार्य है, जहाज़ों में ईंधन वगैरह का जो कार्य है, जहाज़ जो है लंबी दूरी के जहाज़ जो हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, ईंधन पानी जो है वो लेने के लिए रुकते हैं। तो इस प्रकार से जो बंदरगाह होते हैं, वास्तविक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका निपटान इन बंदरगाह या समुद्री पतनों के द्वारा किया जाता है। टोटल भारत में अगर अपन देखें तो 12 बड़े बंदरगाह हैं, और इन बंदरगाहों के द्वारा टोटल भारत की जो तटरेखा है, तो यहाँ पे 12 बड़े जो बंदरगाह हैं उनमें जो तटरेखा, समुद्री तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। तो 7516 किलोमीटर में 12 बड़े और 187 मध्यम और छोटे आकार के बंदरगाह हैं। टोटल जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक समुद्री जो तटरेखा है उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें प्रमुख जो बंदरगाह हैं उसमें अगर अपन देखें तो पहला जो बंदरगाह है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे जो पहला जो बंदरगाह है वो हो गया आपके कांडला बंदरगाह। यहाँ पे है कांडला। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय विभाजन के कारण से यहाँ पर जो कराची बंदरगाह जो काफ़ी प्रमुख बंदरगाह था, यानी ये जो पूरा क्षेत्र था, यानी यहाँ पे जो
पाकिस्तान वाला पूरा भाग आ गया जो कृषि क्षेत्र था, तो वहाँ से कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता था। इधर आपके राजस्थान आ गया, पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, दिल्ली आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये पूरा जो भाग है उसका निपटान जो है वो कराची बंदरगाह है करता था। यहाँ से आयात निर्यात किया जाता। विभाजन के बाद में ये जो बंदरगाह है वो चला गया पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पर जो मुंबई बंदरगाह था उस मुंबई बंदरगाह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दबाव बढ़ गया। तो मुंबई बंदरगाह पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया, इसलिए कांडला बंदरगाह है उसको विकसित किया गया। तो कांडला बंदरगाह का जो विकास है वो विभाजन के बाद में हुआ है, और प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में वर्तमान में जो है यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक का समस्त जो आयात निर्यात है वो इस बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुंबई बंदरगाह का जो भार है या अतिरिक्त भार है वो वर्तमान में कांडला बंदरगाह बन जाने के कारण से स्वतंत्रता के बाद में कम हो गया है। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो अपन देखें मुंबई बंदरगाह, ये सबसे प्रमुख बंदरगाह, अगर माल के निपटान के आधार पे देखें कि आयात निर्यात या माल का जो निपटान है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के द्वारा किया जा रहा है। एक साथ इस पे भार बढ़ गया था, लेकिन कांडला बंदरगाह बन जाने के बाद में इस पे भार जो है वो काफ़ी कम हो गया है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ, क्योंकि रेलवे लाइन से जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ जो उत्तर प्रदेश या फिर पटना, बिहार तक का जो भाग है वो भी रेलवे लाइन से जुड़े होने के कारण से मुंबई बंदरगाह में अप्रोच जो है वो काफ़ी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा या अंतर्राष्ट्रीय माल और सामान का निपटान है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मुंबई बंदरगाह के माध्यम से ही किया जाता है। उत्तम प्रकार का पोताश्रय है ये, साथ में सुचारू रूप से संचालित जो है वो किया जा रहा है, और एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। ये जो बंदरगाह है वो एक इसकी जो तटरेखा है वो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। ठीक है, तो इस आधार पे अगर अपन देखें तो भारत का प्रथम बंदरगाह है वो कहा जा सकता है। वर्तमान में जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बढ़ी है वैसे वैसे इसके ऊपर दबाव या भार है वो बढ़ता जा रहा है। इसके लिए एक इसके पास में जो है बंदरगाह और विकसित किया गया है जिसको नहावा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू पतन, नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पतन कहा गया है। यानी मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए एक सब्सिडरी या सप्लीमेंट्री बंदरगाह है वो और विकसित किया गया है। ठीक है, यानी इसके पास में ही, जिसको नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पतन कहा जाता है। इसके बाद में या गोवा से नीचे कर्नाटक के उत्तरी भाग में यहाँ पे है मार्मागोवा बंदरगाह, मार्मागोवा पतन। ये जो पतन है यानी भारत से टोटल लोहा अयस्क का जो निर्यात किया जाता है, यानी लोहा अयस्क यानी कच्चा जो लोहा होता है, अयस्क के रूप में ही जो लोहा होता है वह डायरेक्ट दूसरे देशों को बेच दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो टोटल जो लोहा अयस्क का निर्यात होता है उसका 50% जो निपटान है वो अकेला मार्मागोवा बंदरगाह है उसके द्वारा किया जाता है। क्योंकि जैसे गोवा में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लोहा अयस्क का उत्पादन हो रहा है, कर्नाटक में जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ का जो लोहा है, कच्चा लोहा या अयस्क रूप में, वो इस बंदरगाह के माध्यम से या खाड़ी देशों को या फिर यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल भारत का लोहा अयस्क का आधा भाग या 50% भाग का निर्यात है वो मार्मागोवा बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है कर्नाटक के दक्षिणी भाग में न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है, और इसके पास में कुद्रेमुख जो लोहे की खान है, कर्नाटक में कुद्रेमुख जो लोहे की खान है जो अपन ने पढ़ी थी, कुद्रेमुख जो लोहे की खान
घोड़े के मुंह के आकार में होने के कारण से इसको कुद्रेमुख कहा जाता है। तो यहाँ का जो लोहा अयस्क है वो न्यू मैंगलोर बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह पश्चिमी तटीय बंदरगाहों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है ये। इसके बाद में है कोच्चि बंदरगाह, यहाँ पे है केरल में कोच्चि बंदरगाह, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। और लेगून या पश्च जल बैकवाटर्स जो होते हैं, तो लेगून में स्थित ये बंदरगाह है। लेगून झीलें होती हैं, ऐसे मान लो तटीय भाग और ऐसे खाड़ी वाला जो भाग होता है, तो ये जैसे खाड़ी जो भाग होगा तो यहाँ पे समुद्र की लहरें हैं वो टक्कर लगाती रहती हैं और यहाँ पे झीलें बन जाती हैं, लेगून झीलें जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अवसाद जमा होते रहेंगे और यहाँ पे झील बन जाने के कारण से ये समुद्र का पानी है वो यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, तो लेगून झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से लेगून पे स्थित जो है वो बंदरगाह है, यानी कोच्चि बंदरगाह जो है। और यहाँ पे केरल में जो लेगून झीलें हैं उनको यहाँ पे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कयाल या जो लेगून है उस पे स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में, यहाँ पर तूतीकोरन बंदरगाह। तो ये भी काफ़ी पुराना बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। और इधर से श्रीलंका है, मालदीव है, इन पड़ोसी देशों में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो इस बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। तो इसका जो पृष्ठ प्रदेश है, ये जो क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पे खनिज और जो कृषि उत्पाद हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। तो पृष्ठ प्रदेश जो है वो प्राकृतिक रूप से धनी होने के कारण से आयात निर्यात जो है वो इससे किया जाता है। और मूल रूप से मुख्य जो आयात है वो पड़ोसी देशों को, श्रीलंका और जो मालदीव हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा आयात निर्यात है वो इसका किया जाता है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। जैसे माल या सामान के निपटान में प्रथम स्थान है वो किसका है? मुंबई बंदरगाह का है। तो दूसरा स्थान अगर अपन देखें कि सर्वाधिक आयात निर्यात माल की जो मात्रा है या वस्तुओं की आयात निर्यात की जो मात्रा है उसके आधार पे अगर अपन देखें तो दूसरा स्थान है वो चेन्नई बंदरगाह का है। ये काफ़ी पुराने बंदरगाह हैं भारत के, उनमें से एक बंदरगाह है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में, इसका भी पृष्ठ प्रदेश है वो काफ़ी धनी है। इसके कारण से विभिन्न जो औद्योगिक उत्पाद और विभिन्न प्रकार के जो कृषि उत्पाद हैं उनका आयात और निर्यात है वो इस बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है। तो व्यापार या जो सामान है उसके आयात निर्यात में मुंबई के बाद में चेन्नई जो बंदरगाह है उसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम। यहाँ पे आ गया आपके विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी ये जो है मानवकृत या कृत्रिम बंदरगाह है। और ये जो बंदरगाह है इसको सबसे बड़ा जो लाभ है वो इस रूप में है कि यहाँ पर पोत निर्माण है वो भी यहीं पे होते हैं, जहाज़ों पानी के जो जहाज़ हैं उनका निर्माण भी यहीं पे होता है और उनके रखरखाव या मरम्मत कार्य है वो भी यहीं पे होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ये जो श्रेष्ठ बंदरगाह हैं उनमें से एक कहा जाए, कृत्रिम रूप से निर्मित श्रेष्ठ बंदरगाहों में से एक कहा जाता है, क्योंकि जहाज़ों का जो मेंटेनेंस कार्य है वो भी यहाँ पे हो जाएगा और साथ में जहाज़ निर्माण कार्य है वो भी विशाखापट्टनम में होता है। सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है जहाज़ निर्माण की वो विशाखापट्टनम में ही स्थित है। इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है कृत्रिम रूप में अपन देखें तो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे उड़ीसा में स्थित पारादीप। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। पारादीप जो बंदरगाह है वो भी जैसे यहाँ पे उड़ीसा का जो भाग है तो वहाँ पर खनिजों की दृष्टि से देखें तो लोहा अयस्क का जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उड़ीसा और झारखंड वाला जो भाग है यहाँ लोहा अयस्क का उत्पादन जो हो रहा है उसको पारादीप बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है।
ठीक है। यानी इधर जैसे मान लो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, और मुख्य रूप से भारत के लौह अयस्क का जो आयातक देश है वो है जापान। तो जापान को निर्यात किया जाता है लौह अयस्क यानी कच्चे लोहे का डायरेक्ट, तो वो किसके माध्यम से किया जाता है, पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा का, उसके माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह। यह गया कोलकाता बंदरगाह है। कोलकाता जो बंदरगाह है वह वास्तव में एक तटीय बंदरगाह है नहीं है। ये जो एक नदीय बंदरगाह, हुगली नदी के किनारे तट से काफ़ी दूर ये बंदरगाह है वो स्थित है, ठीक है। और हुगली नदी के माध्यम से ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हुगली नदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गाद या मृतिका भाग, क्योंकि डेल्टाई भाग है तो गाद या मृतिका की मात्रा है वो डेल्टाई भाग में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस बंदरगाह पे गाद मृतिका का जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता रहता है। तो उसको हटाने के लिए काफ़ी खर्चा है वो इसमें करना पड़ता है। और दूसरा, जो बड़े मालवाहक जहाज हैं वो यहाँ तक नहीं, क्योंकि गाद मृतिका के कारण से जो समुद्री भाग है वो क्या हो जाएगा, उथला हो जाता है। इसलिए बड़े जो मालवाहक जहाज हैं वो इस बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी वैसे मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा है इसका, क्योंकि ये जो पूरा पृष्ठ प्रदेश है वो खनिजों की दृष्टि से भी धनी क्षेत्र है और कृषि उत्पादों की दृष्टि से भी धनी क्षेत्र है। तो आयात निर्यात का निपटान है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, लेकिन बड़े मालवाहक जहाज हैं वो बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तलछट जमाव है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण से उसको हटाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा है वो करना पड़ता है। इसके तो इस पे जो दबाव बढ़ रहा है उस दबाव को कम करने के लिए इसका जो एक सप्लीमेंट्री बंदरगाह है वो और बनाया गया है, जो आपके हल्दिया बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एक सहायक पतन के रूप में हल्दिया बंदरगाह है वो बनाया गया है, ठीक है। तो एक बार संक्षेप में अपन देखें तो टोटल जो मुख्य बंदरगाह है उसमें एक तो आ गया कांडला बंदरगाह, यानी ये जो पूरा एरिया है उसको आयात निर्यात सुविधा है वो उपलब्ध करवाता है, जिसमें आपके गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, दिल्ली आ गया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो पूरा भाग है इसको जो आयात निर्यात सुविधा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा है वो कांडला बंदरगाह है उपलब्ध करवाता है। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा मुख्य बंदरगाह जिसमें आयात निर्यात या व्यापार का जो निपटान है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है वो है आपके मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई जो बंदरगाह है उसका प्रथम स्थान है प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है, और इस मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए एक सप्लीमेंट्री बंदरगाह है वो और बनाया गया है सहायक बंदरगाह के रूप में, जिसका नाम है नाहवा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पतन, ठीक है। इसके बाद में पश्चिमी तटीय बंदरगाहों में मारमागोवा पतन में टोटल जो भारत का लोहा अयस्क का निर्यात किया जाता है उसका 50% हिस्सा यानी कर्नाटक और गोवा का जो लोहा अयस्क है उसको ईरान और यूरोपीय देशों में जो भेजा जाता है वो किसके माध्यम से भेजा जाता है, मारमागोवा बंदरगाह के माध्यम से, मारमागोवा पतन के माध्यम से। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर कुद्रेमुख जो कर्नाटक की लोहा अयस्क की खानें हैं वहाँ से जो लोहा अयस्क का निर्यात है वो न्यू मैंगलोर के माध्यम से किया जाता है। कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में एक लेगून झील में स्थित बंदरगाह है ये, और प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है। तूतीकोरन पुराने बंदरगाहों में से एक है, और पृष्ठ प्रदेश है वो खनिजों की दृष्टि से और कृषि उत्पादों की दृष्टि से धनी क्षेत्र है। पड़ोसी जो देश हैं श्रीलंका है, मालदीव है, उनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस बंदरगाह के माध्यम से होता है। चेन्नई जो बंदरगाह है वो भारत के जो पुराने बंदरगाह हैं उनमें से एक बंदरगाह है, और व्यापार और आयात निर्यात के निपटान में मुंबई के बाद में इसका दूसरा स्थान है। पृष्ठ प्रदेश है वो इसका धनी है खनिजों की दृष्टि से, और कृषि उत्पाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयात निर्यात के लिए उपलब्ध होते हैं इसको। विशाखापट्टनम कृत्रिम बंदरगाह है, और जो है प्रबंधन या जो आवश्यकताएं जो हैं किसी भी बंदरगाह की उसके हिसाब से देखें
तो सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जहाज़ों के मेंटेनेंस का जो कार्य है वो यहीं पे होता है। साथ में नए जहाज़ों का निर्माण है वो भी विशाखापट्टनम में किया जाता है। पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में स्थित है, तो यहाँ इसका जो पृष्ठ प्रदेश है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, और मुख्य रूप से झारखंड उड़ीसा वाला जो भाग है वहाँ लोहा अयस्क का निर्यात, और लोहा अयस्क का निर्यात मूल रूप से जापान को जो लोहा अयस्क भेजा जाता है वो पारादीप बंदरगाह के माध्यम से भेजते हैं। नेक्स्ट आपके कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता जो बंदरगाह है वो एक नदीय बंदरगाह है, क्योंकि तटीय भाग से दूर स्थित है। जो हुगली नदी है, हुगली नदी के तट पर स्थित है ये, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि तलछट जमाव या गाद मृतिका है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जमा होती रहती है, इसलिए बड़े मालवाहक जहाज़ हैं वो बंदरगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कोलकाता बंदरगाह के साथ में। तो इसके सहायक बंदरगाह के रूप में, जैसे मुंबई का सहायक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, उसी प्रकार से कोलकाता जो बंदरगाह है उसका भी एक सहायक बंदरगाह है, वो विकसित किया गया है हल्दिया बंदरगाह के रूप में। तो ये भारत के मुख्य रूप से बड़े जो बंदरगाह हैं वो कहे जा सकते हैं, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी टोटल भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% जो हिस्सा है वो इसके द्वारा निपटाया जाता है। इन 95% जो भाग है वो समुद्री जो जल परिवहन है, जिसमें ये जो बड़े बंदरगाह हैं उनके माध्यम से उसका निपटान है वो होता है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं वायु परिवहन। इसके बाद में है वायु परिवहन। देखिए, वायु परिवहन, अगर परिवहन की विभिन्न जो विधाएं हैं उनके बनिस्पत अगर अपन बात करें तो वायु परिवहन जो है, सड़क परिवहन या रेल परिवहन या जल परिवहन, उनके बजाय सबसे महंगा जो साधन है वो कहा जा सकता है। लेकिन इसमें एक तो क्या तीव्रता ज़्यादा है, यानी काफ़ी तेज़ गति से चलने वाला ये माध्यम है और शीघ्रता से अपन गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी आरामदायक है और प्रतिष्ठित साधन है वो माना जाता है, क्योंकि वायुयान में बैठना अपने आप में एक प्रतिष्ठा होती है। और दूसरी बात, जैसे मान लो जो आर्थिक रूप से संपन्न है वही इसका उपयोग करने में समर्थ हो पाते हैं, ठीक है। और कुछ बहुमूल्य जो चीज़ें होती हैं, जैसे हीरे जवाहरात या गहने वगैरह जो होते हैं या अन्य प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो उनका जो आयात निर्यात है वो वायु परिवहन के द्वारा किया जाता है। भाई 95% भाग है उसका निपटान तो जल परिवहन के द्वारा हो जाता है, और बाकी जो 5% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किसके माध्यम से होता है, वायु परिवहन के द्वारा होता है। इसके अलावा वायु परिवहन की कुछ और विशेषताएं हैं जो इसको अपने आप में यूनिक साधन बनाता है। जैसे ऐसे भाग जो काफ़ी दुर्गम है, जहाँ अन्य परिवहन के साधनों की पहुँच नहीं होती है, वहाँ पे वायु परिवहन से आसानी से पहुँचा जा सकता है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर अन्य जो साधन हैं उनकी पहुँच नहीं होती है, या फिर जैसे मान लो कोई मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर आसानी से इसके द्वारा पहुँचा, घने जंगली भाग हैं वहाँ पे वायु परिवहन है वो कारगर होता है, या जो समुद्री क्षेत्र होते हैं आंतरिक भाग में वहाँ पे वायु परिवहन के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है या इनको आसानी से पार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी जो विशेषताएं हैं वो इसको अपने आप में एक यूनिक साधन है वो बनाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो है विशेषता ये है कि ये जो साधन है वो तीव्र है और बहुत सारे कार्यों में सहायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा जो साधन है वो ये माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति जो है उसकी पहुंच से बाहर है, यानी हर व्यक्ति जो है वो इसका लाभ नहीं ले सकता है, हर व्यक्ति की पहुंच में ये साधन नहीं है। वायु परिवहन के इतिहास की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले 1911 में सबसे पहले भारत में जो है वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, और इलाहाबाद से नैनी के बीच में एक डाक परिवहन के रूप में, डाक वायु परिवहन के रूप में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में भारत में। और पहली जो वायुयान की उड़ान है वो सबसे पहले शुरू हुई थी इलाहाबाद से
नैनी के बीच में एक डाक सेवा के रूप में ये शुरू हुई थी। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो 1953 में वायु परिवहन जो है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1953 में वायु परिवहन जो है उसको गवर्नमेंट के अधीन ले लिया गया। उसके प्रबंधन और संचालन का जो कार्य है वो सारा का सारा भारत सरकार के अधीन या केंद्र सरकार के अधीन आ गया। तो इसको जो है राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया 1953 में। वर्तमान में अगर अपन देखें तो भारत में मुख्य जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये मुख्य कंपनियां हैं। इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक है घरेलू जो वायु परिवहन है वो इनके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ बहुत सारी जो निजी कंपनियां हैं वो भी वायु परिवहन में कार्य कर रहे हैं। तो विभिन्न निजी कंपनियां और दो सरकारी कंपनियां आपके इंडियन एयरलाइन और एयर इंडिया, इसके द्वारा जो है वायु परिवहन का निपटान है वो वर्तमान में किया जा रहा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा भारत में उपलब्ध है और ये उपलब्ध करवाई जा रही है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा भारत में हेलीकॉप्टर जो सेवा है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। हेलीकॉप्टर जो सेवा है वो भी जैसे मान लो हिमालय के विस्तार वाले जो राज्य हैं उनमें काफ़ी अहम भूमिका है इसकी। और मुख्य रूप से ONGC जो है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तो पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है उसमें ONGC में विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें शोध कार्य के लिए या उनमें पहुंच के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा है वो ONGC के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा बहुत सारी आपात स्थितियां भी होती हैं। जैसे मान लो कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, स्नो जैसे मान लो बर्फ़ गिरने लग जाती है तो उसके कारण से भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या कभी कभी बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी जो आपात स्थितियां होती हैं उसमें भी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स है उसके द्वारा विभिन्न जो आपात स्थितियां होती हैं उसमें सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा पर्यटन सेवा है। जैसे मान लो ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हैं तो उन क्षेत्रों में भी इसके द्वारा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो है पर्यटन के क्षेत्र में भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अलावा अपन बात करें इंडियन एयरलाइंस, तो इंडियन एयरलाइंस के द्वारा जो घरेलू उड़ानें हैं यानी डोमेस्टिक जो एयरलाइंस हैं उड़ानें हैं वो इसके द्वारा संपादित की जाती हैं इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। यानी विभिन्न राज्यों की जो राजधानियां हैं उनको वायुमार्गों के माध्यम से भारत के अंदर जो उड़ानें होती हैं उनका निपटान किसके द्वारा किया जाता है, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। तो भारत की जो डोमेस्टिक उड़ानें हैं उनके अलावा जो पड़ोसी देशों के साथ में जो उड़ानें हैं उनका निपटान भी इंडियन एयरलाइन के द्वारा किया जाता है, जिसमें पड़ोसी देशों में से नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, आपके म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है। ठीक है, तो ये जो पड़ोसी देश हैं उन क्षेत्रों में उड़ानें जो हैं वो किसके द्वारा संचालित हैं, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा। इसके अलावा जो लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो एयर इंडिया के द्वारा संचालित होती हैं। एयर इंडिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुविधा इसके लिए उपलब्ध करवाता है। अंतर्राष्ट्रीय या जो डोमेस्टिक उड़ानें हैं वो हवाई अड्डों के माध्यम से संपादित की जाती हैं। तो भारत में 4 जो बड़े हवाई अड्डे हैं उन 4 बड़े हवाई अड्डों का जो प्रबंधन है वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके अंतर्गत 4 बड़े जो हवाई अड्डे हैं वो आते हैं। तो दिल्ली, मुंबई,
कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो 4 जो बड़े हवाई अड्डे हैं जो विश्व के हर देश के लिए, हर क्षेत्र के लिए जहाँ से उड़ानें उपलब्ध हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से होती हैं। और इन क्षेत्रों में डोमेस्टिक उड़ानें हैं वो अलग हवाई अड्डों से होती हैं। तो ये प्योरली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो उनका जो संचालन या उनका प्रबंधन कार्य है वो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत ये 4 बड़े हवाई अड्डे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो घरेलू उड़ानें हैं, जो डोमेस्टिक उड़ानें होती हैं, जो भारत के अंदर विभिन्न राज्यों में जो उड़ानें होती हैं, तो उनका प्रबंधन और संचालन कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। इसके अलावा विभिन्न जो सैनिक हवाई अड्डे हैं, उन सैनिक हवाई अड्डों में असैनिक जो उड़ानें हैं उनका प्रबंधन भी इसके द्वारा किया जाने बनाए गए हैं सेना के लिए, लेकिन वहाँ से कुछ नागरिक उड़ानें हैं वो भी जाती हैं, तो उन हवाई पट्टियों का प्रबंधन और संचालन का कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा। अब अपन जैसे मान लो कुछ मुख्य जो हवाई अड्डे हैं उनकी अगर अपन बात करें, तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत जितने भी हवाई अड्डे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अधीन है, क्योंकि टोटल जो ये एविएशन जो विभाग है वो पूरा का पूरा सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन। लेकिन वर्तमान में जो है इसको ठेके पे निजी कंपनियों को भी दिया जा रहा है। भी निजी कंपनियों को अनुबंध के आधार पे उनको जो है प्रबंधन और संचालन कार्य है वो निजी कार्य हाथों में सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से मुख्य जो हवाई अड्डे हैं वो कौन कौन से हैं भारत में। तो इसमें अगर अपन देखें तो मुख्य हवाई अड्डों में तो है जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो किसके द्वारा संचालित हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा संचालित हैं। जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन जो है वो आपके, जिसका पहले नाम था सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई। ठीक है, तो इसका नाम बदल के और वर्तमान में कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन। मुंबई में स्थित है, सांता क्रूज हवाई अड्डा था इसका पहले नाम। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो इसके द्वारा संपादित की जाती हैं। इसके अलावा दूसरा है सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन। सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन ये आपके पहले इसका नाम था दमदम हवाई अड्डा कोलकाता। तो कोलकाता का जो दमदम हवाई अड्डा था उसका नाम भी वर्तमान में बदल के और क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन। ठीक है, तो उसका नाम बदल के ये कर दिया गया है, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निपटान है वो इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ये आपके दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली में स्थित है। ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनका निपटान इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मीनाम्बकम हवाई अड्डा, मीनाम्बकम विमानपत्तन चेन्नई में स्थित मीनाम्बकम जो हवाई अड्डा है
वो इसमें शामिल है। इसके अलावा एक आपके तिरुवनंतपुरम विमानपत्तन, ठीक है। तो ये ऐसे तिरुवनंतपुरम में केरल में स्थित है ये। तो ये हवाई अड्डे हैं, इनसे केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निपटान किया जाता है। घरेलू उड़ानें जो हैं उनके लिए अलग हवाई अड्डे हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनका निपटान यहाँ पे किया जाएगा। अन्य जैसे मान लो जो ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे घरेलू उड़ानें हैं वो भी, और साथ में कुछ ऐसे भी जहाँ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो भी उनके द्वारा संचालित की जाती है। तो ऐसे जो हवाई अड्डे हैं उनको अपन कहते हैं प्रधान श्रेणी के। ऐसे हवाई अड्डों को कहा जाता है प्रधान श्रेणी। तो ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय, यानी केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निपटान करते हैं ये तो। और इसके अलावा हो गया प्रधान श्रेणी के। तो प्रधान श्रेणी के जो हवाई अड्डे हैं उनमें कुछ मात्रा में तो अंतर्राष्ट्रीय और बाकी अधिकांश मात्रा में डोमेस्टिक उड़ानें होती हैं। तो इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू दोनों प्रकार की जो उड़ानें हैं वो होती हैं। और फिर आ गए आपके मध्यम श्रेणी के जो हैं उनके द्वारा घरेलू उड़ानों का निपटान है वो किया जाता है। और एक है आपके लघु श्रेणी के, उनके द्वारा भी घरेलू उड़ानों का निपटान है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो इसमें मुख्य जो प्रधान श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो विमानपत्तन अगर अपन देखें तो उसमें मुख्य देखें तो बेंगलोर आ जाएगा, आपके जो जयपुर है वो इसमें आ जाएगा, हैदराबाद है, अहमदाबाद है वो इसमें आ जाएगा, कोच्चि बंदरगाह कोच्चि जो पत्तन है वो इसमें आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम है, कैलीकट जो विमानपत्तन है वो आ जाएगा, कैलीकट जो है। इसके अलावा कोयम्बटूर तमिलनाडु का आ जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में, पुणे जो है महाराष्ट्र में वो आ जाएगा, लखनऊ हवाई अड्डा है वो आ जाएगा इसमें, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो इसमें आ जाएगा, गुवाहाटी जो असम का है वो आ जाएगा, और अमृतसर और गोवा के जो ऐसे बड़े हवाई अड्डे हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कुछ देशों के लिए, ठीक कुछ देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहाँ से उपलब्ध होती हैं। और साथ में जो घरेलू उड़ानें हैं उनका निपटान भी यहाँ से किया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लो प्रधान श्रेणी के जो है उसमें आपके अगरतला है, अहमदाबाद है, अमृतसर का राजा सांसी हवाई अड्डा है, अमृतसर का जो हवाई अड्डा है पंजाब उसका नाम है राजा सांसी। राजा सांसी जो हवाई अड्डा है अमृतसर का वो आ गया। आपके जयपुर का जो हवाई अड्डा है सांगानेर, जयपुर का सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है प्रधान हवाई अड्डों में। और आगोसी जो लखनऊ का है, आगोसी जो हवाई अड्डा है वो भी इसी में आ जाएगा। और आपके जो पटना हवाई अड्डा है, बिहार का जो पटना है वो भी इसी में आ जाएगा। और एक आपके हैदराबाद का बेगमपेट, हैदराबाद में बेगमपेट जो हवाई अड्डा है वो भी प्रधान श्रेणी के अंतर्गत है वो आ जाएगा। इसके अलावा गुवाहाटी का जो हवाई अड्डा है वो भी इसी के अंतर्गत है। और चेन्नई का सेंट थॉमस जो हवाई अड्डा है चेन्नई का वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी आ गया। इसके अलावा सफदरगंज जो हवाई अड्डा है वो आ जाएगा, सफदरगंज, जहाँ से कुछ इंटरनेशनल उड़ानें और डोमेस्टिक जो उड़ानें हैं यानी घरेलू उड़ानें हैं उनका निपटान है वो यहाँ से किया जाता है। और इसके अलावा बड़ापानी शिलोंग का, बड़ापानी जो है शिलोंग मेघालय में, ये जो हवाई अड्डा है वो भी प्रथम श्रेणी का, यहाँ से भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार की जो उड़ानें हैं वो उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार से देखें अपन तो जो प्रधान हवाई अड्डे हैं उनके अलावा 38 जो हवाई अड्डे हैं मध्यम प्रकार के हैं। 38 हवाई अड्डे, ये तो प्रधान हो गए, इसके अलावा 38 हवाई अड्डे मध्यम प्रकार के हैं।
और 28 जो हवाई अड्डे हैं वो लघु प्रकार के हैं, जहाँ पे छोटी जो उड़ानें डोमेस्टिक और वो भी छोटी उड़ानें हैं वो उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं या इन क्षेत्रों से विभिन्न भागों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो भारत में उपलब्ध होती हैं। इसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान में वायु परिवहन सेवा की, तो राजस्थान में जो वायु परिवहन सेवा है, तो जयपुर जो हवाई अड्डा है वो प्रथम श्रेणी का हवाई अड्डा है। यहाँ पर जयपुर का जो हवाई अड्डा है जिसका नाम है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। ये जो हवाई अड्डा है जहाँ पर डोमेस्टिक और जो दोनों प्रकार की डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय जो दोनों प्रकार की जो उड़ानें हैं वो यहाँ से उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा हो गया, राजस्थान का सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें एक तो हो गया रातानाडा जोधपुर, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर का, और उदयपुर में स्थित है डबोक हवाई अड्डा। ठीक है, जिसका नाम बदल के आजकल महाराणा प्रताप कर दिया गया है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा इसका नाम बदल के कर दिया गया है। तो ये जो है वो मध्यम श्रेणी के हैं। ठीक है, तो प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा तो एक है यहाँ पे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से। और 2 हवाई अड्डे हैं वो मध्यम श्रेणी के हैं, जिसमें रातानाडा जोधपुर का हवाई अड्डा और डबोक हवाई अड्डा उदयपुर का, ये आपके डबोक उदयपुर, जिसका आजकल नाम बदल के महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो कर दिया गया है। इसके अलावा लघु श्रेणी का एक हवाई अड्डा और है कोटा हवाई अड्डा, जो कोटा में स्थित है, वो लघु श्रेणी का हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा जो हवाई अड्डा है वो बनाया जा रहा है किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर। ठीक, ये जो हवाई अड्डा है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा होगा, और अजमेर में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की जो उड़ानें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। परिवहन और संचार में नेक्स्ट अपन बात करते हैं संचार सेवाओं की। संचार सेवाओं में प्रारंभ में जैसे मान लो संचार का जो माध्यम है वो स्वयं मानव था, पशु पक्षी वगैरह हैं, उनको संचार के माध्यम के रूप में या वाहक के रूप में काम में लिया जाता था। जैसे मान लो पुराने समय में पत्रवाहक हुआ करते थे, संदेशवाहक हुआ करते थे, पशुओं को भी इसमें काम में लिया जाता, घोड़े वगैरह हैं उनको काम में लिया जाता, और पुराने समय में जो कबूतर है उनको बाज और कबूतर जो हैं वो पक्षी जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संचार या संदेश वाहक के रूप में काम में लिया जाता था। आज की अगर अपन बात करें तो आज संचार जो है वो मानव की मुट्ठी में आ गया है। आज लगभग हर जो व्यक्ति है उसके पास में संचार का सशक्त साधन है, वो मोबाइल के रूप में काम में लिया जाने लगा है। तो संचार एक ऐसी क्रांति जो है संचार के क्षेत्र में वो आ गई है, जिसके कारण से हमारा जो जीवन है वो काफ़ी आसान या काफ़ी सुविधाजनक है, वो संचार ने बना दिया है। पहले जैसे मान लो जो संचार हुआ करते थे वो परिवहन के ऊपर आधारित थे। जैसे मान लो पत्र व्यवहार होता था, तो जो पत्र वगैरह हैं वो किसी भी परिवहन के साधन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। विभिन्न पार्सल्स वगैरह हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। चिट्ठियाँ वगैरह जो हैं वो सारी दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन के साधनों पर निर्भर होते थे। लेकिन वर्तमान में संचार की जो परिवहन पर निर्भरता है वो काफ़ी कम हो गई, यानी संचार जो है वो बिना जो है परिवहन के साधनों के
या दूसरे शब्दों में कहें तो वर्तमान में तो बेतार जो है वो हो गया है, यानी परिवहन के साधनों का इसमें कोई ज़्यादा योगदान या रोल है वो वर्तमान में नहीं रहा है, या गति विहीन जो संचार है वो वर्तमान में हो गया है। ठीक है, कुछ जैसे मान लो जनसंचार के जो माध्यम हैं वो भी हैं, जैसे आपके रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र वगैरह है, प्रेस है, सिनेमा वगैरह है, इंटरनेट है, केबल जो है वो हो गए, उपग्रह है जो है, और मोबाइल वगैरह हैं। तो ये ऐसे संचार के माध्यम हैं जो जनसंचार के रूप में सभी को उपलब्ध होते हैं, जनसंचार के रूप में ये कार्य करते हैं। संचार का जो सशक्त माध्यम है पहले से जो अपन देखें तो वह अपना डाक विभाग, और डाक विभाग का जो संचार तंत्र है, यानी पूरे विश्व का जो संचार तंत्र है उसमें सबसे बड़ा संचार तंत्र है वो भारतीय डाक का माना जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो सेवाएं हैं वो भारतीय डाक के द्वारा, पत्र व्यवहार है या पार्सल वगैरह जो हैं, इनकी सुविधा जो है वो वर्तमान में उपलब्ध हो रही है भारतीय डाक विभाग के द्वारा, और विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है वो भारतीय डाक विभाग है वो संपादित करता है। प्रमुख जो संचार तंत्र हैं उनमें अगर अपन बात करें तो मुख्य रूप से एक तो इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल, ये वर्तमान में मुख्य संचार के साधन हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरनेट की, यानी उपग्रह जो संचार है उसके माध्यम से इंटरनेट सेवाएं हैं वो संचालित होती हैं। सबसे पहले इंटरनेट सेवा की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी, लेकिन उस समय जब इसकी शुरुआत हुई तो क्षेत्र बहुत सीमित था, सेवाएं बहुत सीमित थी, यानी एक सीमित क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर कुछ विशेष जो क्षेत्र थे उन्हीं में और सीमित सेवाओं के साथ में इसकी शुरुआत है वो हुई थी। इसके बाद में इसमें क्रांति आई 1972 में, जब ईमेल की शुरुआत हुई। ईमेल की जो शुरुआत है वो 1972 में हुई। तो इंटरनेट में एक क्रांति जो है वो ईमेल को कहा जा सकता है, क्योंकि पत्र व्यवहार जो था वो उससे कम हो, उस पर जो आधार जो था पत्र व्यवहार का वो किस में चेंज हो गया, ईमेल के रूप में। इसमें जैसे पत्र व्यवहार करते हैं तो उसमें संदेश जो है वो परिवहन के साधनों के द्वारा गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसमें ईमेल के द्वारा कुछ क्षणों में ही, यानी कुछ पल में ही गंतव्य तक जो संदेश है वो पहुंच जाता है। दूसरा, इसमें एक साथ कई हजारों जो संदेश हैं वो एक साथ कई लोगों तक, यानी हजारों लोगों तक संदेश है वो एक साथ पहुंचाए जा सकते हैं। तो इसमें समय की जो बाध्यता थी वो इसमें कम हो गई, साथ में परिवहन साधनों पर जो निर्भरता थी वो इसमें कम हो गई। तो इसके बाद में एक क्रांति है वो इसमें आ गई। वर्तमान में अगर अपन देखें तो इंटरनेट जो सेवा है वो उपग्रह संचार के द्वारा संचालित होती है, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक नई जो तकनीक है वो विकसित हुई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बैठे जो व्यक्ति हैं वो ऑडियो विजुअल, यानी दृश्य और श्रव्य, यानी आपस में बातचीत भी हो जाती है और आपस में दिखाई भी वो देते हैं। दृश्य श्रव्य जो कॉलिंग या उसमें कॉन्फ्रेंसिंग है वो इसके माध्यम से होने लगी है। और विभिन्न जो सेवा प्रदाता हैं, इंटरनेट जो सेवा हैं उसमें एक तो आपके टेलीफोन जो विभाग है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि ब्रॉडबैंड सेवा के रूप में है। यानी विभिन्न जो टेलीफोन लाइनें हैं उन टेलीफोन लाइनों के माध्यम से जो ब्रॉडबैंड सेवा है उसके माध्यम से इंटरनेट सेवा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। और एक जो सेवा है वो इंटरनेट की वो बिना तार के, यानी बेतार जो सेवा है वो उपलब्ध करवाई जाती है, जो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपन काम में लेते हैं, जिसमें आपके 2G इंटरनेट सेवा है, 3G इंटरनेट सेवा है, 4G इंटरनेट सेवा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो बिना यानी तार के, बेतार के रूप में जो है मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध होती है इंटरनेट के रूप में। वर्तमान में अगर अपन देखें तो इंटरनेट के द्वारा विभिन्न प्रकार की वॉइस या ऑडियो मैसेज हैं वो भेजे जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पिक्चर जो मैसेज हैं यानी चित्रों के रूप में जो मैसेज हैं वो भेजे जा सकते हैं, और ऑडियो विजुअल यानी चलचित्र के रूप में,
ठीक है, या वीडियो जिसको अपन कहते हैं। तो वीडियोज़ के रूप में जो मैसेजेस हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे और बहुत कम समय में और जो है अधिक कम लागत पे आसानी से भेजने का एक सशक्त माध्यम है वो वर्तमान में इंटरनेट बन गया है। इसके बाद में अपन बात करें टेलीफोन सेवा की, तो संचार जो क्रांति है उसमें एक तरीके से रिवॉल्यूशन के रूप में टेलीफोन सेवा को माना जाता है। इस टेलीफोन सेवा के विकास से पहले, यानी इसका विकास किया था ग्राहम बेल ने। तो टेलीफोन सेवा से पहले जो है वो संचार सेवा के रूप में, जैसे मान लो पत्र आदि वगैरह हैं, पार्सल आदि हैं, तो उस रूप में थी। इसके बाद में वॉइस जो है नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं वो तत्काल एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और तत्काल एक दूसरे से जो है बात कर सकते हैं। तो ये जो सुविधा है वो विकास हुई, जिसके कारण से जो संचार का जो क्षेत्र था उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन है वो टेलीफोन को माना जाता है। इसमें जैसे मान लो पहले लोकल थी, इसके बाद में जो आपके एसटीडी और आईएसडी सेवा, एसटीडी और आईएसडी सेवा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स डायलिंग, ठीक है। तो आईएसडी सेवा जो है वो एक देश से दूसरे देश के बीच कुछ निश्चित कोड हुआ करते थे, उन कोड के माध्यम से डायरेक्ट जो है वो इच्छित व्यक्ति से अपन जुड़ सकते थे। और एसटीडी में एक स्थान से, देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान के में जो व्यक्ति है उसके द्वारा टेलीफोन के माध्यम से आसानी से जो है वॉइस कॉल यानी आवाज़ जो है उसका आदान प्रदान आसानी से, यानी बातचीत जो है वो जैसे मान लो अपन बैठ के बात करते हैं वैसी बातचीत है। तो एक तरीके से देखें तो टेलीफोन जो है वो संचार के क्षेत्र में एक क्रांति के रूप में आया था। तो इसके द्वारा पीसीओ, एसटीडी और आईएसडी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं। लेकिन वर्तमान में टेलीफोन सेवा जो है उसका महत्व काफ़ी कम हो गया है जब से मोबाइल का विकास हुआ है। तो अपन तीसरी जो सेवा है वो देखें मोबाइल। तो आज अगर अपन देखें तो संचार जो सुविधा है वो व्यक्ति के हाथों में या व्यक्ति की मुट्ठी में आ गया है मोबाइल फ़ोन के रूप में। तो इसमें आसानी से जो अपन बातचीत करते थे टेलीफोन के माध्यम से, तो वो बातचीत यानी कहीं भी बिना तार के बेतार रूप में जो है वायरलेस रूप में जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आसानी से बातचीत है वो हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो मोबाइल के साथ में जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट सेवाओं में से आपकी 2G, 4G और 3G जो सेवाएं हैं उनके माध्यम से जो मोबाइल है वो आपस में जुड़ गया है। इसके अलावा ऑडियो विजुअल दोनों रूप में वर्तमान में इसकी सर्विस वो उपलब्ध हो रही है। यानी जैसे मान लो ऑडियो के रूप में बातचीत होती है और ऑडियो विजुअल में नहीं वीडियो कॉलिंग जिसको अपन बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की ऐसे एप्लीकेशंस हैं वो आ गए हैं जिनके माध्यम से ऑडियो विजुअल, ठीक है, यानी जो है ऑडियो कॉलिंग जिसको अपन कहेंगे वीडियो कॉलिंग, तो वीडियो कॉलिंग है वो संभव हो गया है। तो मोबाइल जो सेवा है वो भी वर्तमान में इंटरनेट के द्वारा संचालित है और बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो हैं वो आ गए हैं जो अपने जीवन में जो है एक तरीके से एक हिस्सा जो है वो बन गए हैं। एक तरीके से देखें तो बिल्कुल समाहित हो गए हैं। तो मोबाइल में ऐसे ऐप्स जैसे मान लो अपन देखें तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आपके व्हाट्सअप है या आपके विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस जो हैं उनके माध्यम से जो व्यक्ति का जो जीवन है वो काफ़ी आसान या सुविधाजनक इन साधनों के द्वारा हो गया है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो संचार के विभिन्न जो साधन हैं उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं और जो संचार के जो साधन पहले एक विलासिता की वस्तुएं मानी जाती थी वो वर्तमान में एक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो बन गए हैं।